हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर है आपका मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। आज हम पढ़ेंगे गौरी के बारे में। इसका शासनकाल है 1173 से 1206। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर मोहम्मद गौरी। कॉपी किताबें तैयार कर लीजिए और लिखना प्रारंभ कीजिए। एरो डाल के लिखेंगे नीचे। यह गजनवी के अधीन गौर नामक राज्य का रहने वाला था, जहां गजनवी द्वारा लोग इस्लामी बनाए जाने से पहले बौद्ध थे। यह संसवनी वंश का था। इसका प्रथम आक्रमण 1175 में गोमल दर्रे से होकर मुल्तान व सिंध पर हुआ। यहां करमाथी जाति पर इसने विजय पाई। इसका दूसरा व पहला आक्रमण 1178 में गुजरात के चौलुक्य या सोलंकी वंश के भीम द्वितीय या मूल राज द्वितीय पर हुआ, जिसकी राजधानी अनिलवाड़ा या नाहरवाला या पाटन थी। यहां गौरी की पहली हार हुई। मूल राज द्वितीय ने अपनी मां नायका देवी के साथ मिलकर इसको बहुत मारा था। इसने फिर वहां पर कान पकड़ लिए कि मैं दोबारा से गुजरात की तरफ से भारत पर हमला नहीं करूंगा, और ये वहां से ये लौट गया। ये वहां से भाग गया था और इसने कायरता दिखाई। इससे साफ पता लगता है कि यह एक कायर व्यक्ति था। अगला एरो डाल के लिखिए। 1182 में इसने पंजाब के गजनवी वंशीय अंतिम शासक खुसरो मलिक को हराया, जिसकी राजधानी पेशावर के पास लाहौर थी। इसका सबसे फेमस हमला है 1191 में तराइन पर। तो आज अब हम देखेंगे जो इसने तराइन पर हमला किया था उसके कुछ अंश। 1191 में तराइन, जो कि हरियाणा में पड़ता है, उसके शासक दिल्ली व अजमेर के शासक थे चाहमान या चौहान वंशी पृथ्वीराज तृतीय। याद रखना, ज्यादातर लोग इनको पृथ्वीराज समझते हैं। ये पृथ्वीराज तृतीय थे। इनसे और भी पृथ्वीराज हुए हैं, उनका हमें थोड़ा सा संज्ञान नहीं मिलता है। तो ये पृथ्वीराज तृतीय थे और इनका मूल नाम राय पिथौरा था। यह दिल्ली व अजमेर के शासक थे। तो इनके बीच व गौरी के बीच तराइन प्रथम, जो कि हरियाणा में पड़ता है, का युद्ध हुआ था। इस युद्ध का तत्कालीन कारण तवारिंद, जो कि भटिंडा में पड़ता है, का दुर्ग था। इस युद्ध में जयचंद की सहायता के बिना पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह से हराया था। गौरी को हराने के बाद पृथ्वीराज ने इसको माफ कर दिया था और इसको वापस लौट जाने के लिए कहा था। लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। उसी प्रकार से ये भी अपना बदला लेने के लिए घूमता रहा। इसको मौके का इंतजार था। इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। इससे पहले कभी मुसलमानों की सेना हिंदुओं द्वारा इतनी बुरी तरह परास्त नहीं की गई थी। ये हमारे इतिहासकार महोदय हैं लेनपुल। इन्होंने ये लाइन इस युद्ध के लिए कही है, जो कि बिल्कुल एक सटीक लाइन है। अगला डाल के लिखेंगे हम लोग। गौरी ने लाहौर से तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के लिए पृथ्वीराज से युद्ध किया। ये हारकर, भाई साहब, प्रथम युद्ध में अपना हारकर चले गए थे। अगले युद्ध की इन्होंने तैयारी की थी और इन्होंने अपने खबरी, जो कि गुप्तचर कहलाते थे उस समय, उनको लगा रखा था। और इसने एक सटीक रणनीति बनाई और जो उसकी कमजोर कड़ियां थी उस पर ध्यान दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में प्रारंभ हुआ। अब देखिए इसमें हुआ क्या था। पृथ्वीराज के साथ जयचंद को छोड़कर 150 राजपूत राजा भी थे। पृथ्वीराज की उस युद्ध में हार हुई थी, क्योंकि इसमें उसका, हालांकि 150 राजा थे, लेकिन वो मैदान छोड़कर धीमे धीमे भागने लगे, जिससे कि पृथ्वीराज कमजोर हो गया था। और इसमें जयचंद भी शामिल नहीं था। इस कारण से काफी कमजोर हो गई। जयचंद तो पहले में भी शामिल नहीं था, इसमें भी शामिल नहीं था। कारण ये था क्योंकि उसने उसकी लड़की को भगाकर शादी की थी। आप प्रकरण जानते हैं, संयोगिता। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम अलग से एक नया वीडियो बनाएंगे। जिसको भी वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब उसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज को लगा कि अब मैं हार गया हूं, तो मुझे यहां से निकलना चाहिए। तो पृथ्वीराज
हार तो क्लियर हो चुकी थी उसकी, तो वो वहां से युद्ध की रणभूमि से निकलने लगा। तो जब वह वहां से भाग रहा था उस मैदान से, तो उसके बाद भागते भागते वह एक स्थान है सिरसा या सिरसुती, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहां पहुंचा और वहीं पर गौरी की सेना ने उसको पकड़ लिया। पकड़कर उसे अजमेर लाया गया। अब गौरी को पता था कि एक अच्छा व्यक्ति है, दयालु तो है ही है, साथ में एक अच्छा योद्धा भी है, इसलिए उसने अपनी अधीनता में इससे शासन करवाया था। ठीक है, लेकिन वही बात है, हर किताब अलग अलग देती है। कोई कहता है कि इन्होंने इनको पकड़ लिया था, इन्होंने और पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था और अंधे होने के बाद इन्होंने तीरों से मार दिया था। तो देखिए, हमें जो मेन ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, हमें ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं मिलता है। ऑथेंटिक बुक के अनुसार ही हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो उसी के अनुसार ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये इसकी अधीनता में शासन कर रहा था, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं भावना थी कि अपनी मातृभूमि को इस घुसपैठिए से आजाद कराना है। बस उसी के लिए उसने तैयारी धीमे धीमे अंदर ही अंदर तैयारी शुरू कर दी थी। तो जैसा कि आपको बताया कि गौरी के गुप्तचर हर जगह फैले हुए थे, तो उन्होंने इसकी शिकायत गौरी से कर दी। तो गौरी ने इसको फिर से पकड़वा लिया और फिर उसको मृत्युदंड दे दिया गया था। और यहाँ तक ही पृथ्वीराज चौहान की कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला युद्ध। 1194 में चंदावर या चंद्रवाड़ा, जो कि कन्नौज में पड़ता था, के युद्ध में गौरी ने कन्नौज के गहरवाल या गहलोत या राठौर वंशी जयचंद को हराया तथा इसके असनी के किले को लूटा। देखिए, वही बात होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया, जब जूता तुम पे पड़ रहा है, तो वो जूता अगर तुम अपने सहयोगी को या अपने रिश्तेदार या जो भी आपका मिलने वाला है उसको जूते से नहीं बचाओगे, तो अगला जूता तुम पर ही फटेगा। ये हकीकत है और ये इतिहास हमें बताता है। चाहे कोई सीखे या न सीखे, वो एक अलग चीज हो जाती है। भाई, यहाँ पर हुआ, जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, पृथ्वीराज हार गए। उसको ये लगा था कि ये आक्रांता है, ये पृथ्वीराज चौहान को हराएगा और चला जाएगा हराकर, फिर सारा शासन इसका हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी भी मनोदशा ये थी कि दिल्ली का शासन इसके अंतर्गत आ जाए। तो इसी चक्कर में इसने कुछ भी उसका साथ नहीं दिया और फिर इसकी पुत्री भी उसके अंडर में थी, मतलब वो भगा कर ले गए थे, बल्कि वो अपनी मर्जी से ही गई थी। भगाना तो कहना गलत होगा, वो अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था इन्होंने, संयोगिता जी ने। तो ये कहने वाली गलत बात है कि वो भगा कर ले गए थे। तो इनके दिल में थोड़ी सी टीस थी, इसलिए इन्होंने साथ नहीं दिया। इस कारण क्या हुआ, साथ पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे, तो मोहम्मद गौरी ने उनको हरा दिया और फिर उसके बाद इन्हीं का नंबर लिया और इनको हरा दिया। ठीक है, स्थिति क्लियर हो गई थी, इनकी भी यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। असनी के किले में जो इनका बहुत सारा सोना चांदी और ज्वेलरी, बहुत सी चीजें थी, वो लूटी गई। अब उन्होंने क्या किया, गहरवालों के स्वर्ण सिक्कों की जगह, जो गहरवाल शासक थे जी कन्नौज वंशी, इनकी जगह पे इसने अपने स्वर्ण सिक्के चलाए। अब स्वर्ण सिक्कों की उनकी खास बात क्या थी, इंपोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। इसकी जो छपाई थी, उस पर एक तरफ लक्ष्मी जी बनी थी और एक तरफ नंदी जी बने थे। तो इस प्रकार के सिक्के चलाए थे। इसका चलाने का कारण था, तब हिंदुस्तान में मुस्लिम नाम मात्र के थे और इसको किसी भी प्रकार का विरोध नहीं चाहिए था। तो उन्होंने उसको अपना दोस्त बताने के लिए लक्ष्मी व नंदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें हिंदी भाषा में और देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा था। वो इसलिए क्योंकि ये जो गौरी थे, इसकी उपाधि थी मोहम्मद बिन साम, इसलिए इसने मोहम्मद बिन साम लिखाया था इसने इन सिक्कों पर। ठीक है, अब अगली देखते हैं। 1195 में बयाना विजय की इसने, 1195 में ही ग्वालियर विजय की और 1195 में ही ऐबक ने ग्वालियर व बदायूं जीता। ठीक है, तो जो उसमें आगे हम पढ़ाएंगे, बदायूं वो जीता था और उस समय सबसे बड़ी इक्ता मानी जाती थी। इक्ता का मतलब होता है जागीर, तो सबसे बड़ी जागीर मानी जाती थी बदायूं, वो इन्होंने जीत ली थी। अगला है 1202 में चंदेल वंशी पर मारथी देव पर ऐबक ने आक्रमण कर क्रमशः कालिंजर, महोबा, खजुराहो जीता। तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट जो शासक के अंडर में थे, ये राजपूत राजाओं के कब्जे में थे, कालिंजर, महोबा, खजुराहो, ये तीनों को तीनों इन्होंने बारी बारी से जीत लिए। 1202 में गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार के राजा इंदुमन
राजधानी ओदंतपुरी को हराया। अब देखिए क्या हुआ। अब ये देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ये एक एक करके हरा रहा है सबको, डेटें चेंज होती जा रही है, ये हराता चला जा रहा है। तो जो भारतीय राजा थे या राजपूत राजा थे, इनमें एकता की कमी थी काफी ज्यादा। अगर ये सारे के सारे एक होकर अगर इस पर हमला करते तो क्या इसकी औकात थी? जीतने की भारत में बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो यही स्थिति थी। यही इतिहास हमें सिखाता है कि हमें एकता में ही रहना चाहिए। एक एक करके अगर आप लड़ेंगे या एक एक करके कुछ भी काम करेंगे, उसमें लगभग 90% आपकी हार होनी होनी है। 10% ही चांस होते हैं जीतने के, लेकिन अगर आप एक हो जाते हैं तो 100% चांस मिल जाता है आपके जीतने का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विद्या के केंद्र नालंदा, विक्रमशिला तथा और जो विद्यालय थे उस समय उसी जगह पर नष्ट किए गए। वह बिहार का नाम बदलकर बिहार शरीफ रखा। तो इन्होंने भाई साहब ने क्या किया था, जो बख्तियार खिलजी थे इनके सेनापति, उन्होंने बिहार का नाम बदलकर बिहार शरीफ रख दिया। अगला देखिए, 1203 में अंतिम सेन वंशी राजा लक्ष्मण सेन ने अपनी हार के भय से राजधानी नदिया में महाशांति यज्ञ किया। ठीक है, तो इनको अपने जो इनका बाहुबल था उस पर विश्वास नहीं था, इन्हें यज्ञ पर विश्वास था कि भाई हमारे जो इष्ट देव है उनको हम खुश करेंगे, खुश करने के बाद वो हमें बचा लेंगे। तो ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। हुआ क्या कि 1203 में ये इन्होंने शांति यज्ञ किया था कि भैया करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि ये 1204 में बख्तियार जो खिलजी जो सेनापति था उसने मात्र 18 घुड़सवार लेकर, जो कि ये व्यापारी के भेष में घुसे थे इसके राजधानी में, लेकर नदिया में घुसकर लक्ष्मण सेन को भगाया। हुआ क्या था देखिए, 18 घुड़सवार व्यापारी के भेष में गए और किले के अंदर घुस के उन्होंने मारकाट मचाना शुरू कर दिया। ये बात साहब डर गए, तो इन्होंने लड़ना उचित नहीं समझा, भागना उचित समझा, तो ये अपना पूरा राजपाट छोड़कर भाग गए। तो देख लीजिए इस पर भी कब्जा हो गया। बख्तियार खिलजी ने बंगाल की राजधानी को नदिया से लखनौती बनाई। गौरी का अंतिम अभियान 1205 में पंजाब की खोखर जाति के विरुद्ध हुआ, जिसमें उसकी विजय हुई। 1205 में ही गौरी की मृत्यु हो गई। गौरी को गजनी में दफनाया गया। इसके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए ये कहता था कि सारे गुलाम मेरी संतान है, यह मेरे बाद मेरा नाम रोशन करेंगे। तो आपके सिलेबस के अनुसार गौरी का इतना ही परिचय आता है प्री के लिए। मेंस के लिए हम इसको आपको बाद में पढ़ाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो हमारे जो आक्रांता थे, भारत में जो आक्रमण हुए थे आक्रांता, वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या है, इसके बाद हमारे लास्ट जो अब चैप्टर पड़ेगा हमारा वो है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो आपके दोस्त मित्र हो जो इस चीज की तैयारी कर रहे हो तो उनको एक बार ये शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको अगर उनके लगेगा कि उनके काम का है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।